जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जो पूर्व के प्रश्न पत्र हैं उसके उत्तर के विषय में कि कैसे उसका उत्तर दिया जाएगा। और सन 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र का हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें गतांक से आगे का आज चर्चा किया जाएगा। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन नंबर है 6A। वर्ष 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 कतिपय प्रकार के भवनों को अधिनियम के प्रभाव से छूट का बंद अंतर्विष्ट करता है। अधिनियम के अधीन छूट के भवनों को विभिन्न वर्गों का वर्णन कीजिए। क्या राज्य सरकार से लिए गए ऋण अग्रिम द्वारा प्राप्त कोष से सारभूत रूप से निर्मित भवन को अलग समझा जाना चाहिए, और यदि हाँ तो किस विस्तार तक? देखिए, क्वेश्चन जो यूपी रेंट एक्ट है उसका धारा 2 पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से भवन निर्मुक्त समझे जाएंगे, मतलब इस अधिनियम पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें कुछ गिनाए गए हैं। हमने लोकल लॉ का जो वीडियो बनाया है उसमें इस धारे का भी बढ़िया से वर्णन किया है और पूरा का पूरा उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी 2-4 लाइन यहाँ भी मैं कुछ बता देता हूँ। ये है कि ऐसा कोई भवन है जिसमें जिसका मकानदार जो है, मकानदार मतलब मालिक, वो सरकार हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी हो, या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम हो, या कोई कंटेनमेंट बोर्ड या छावनी परिषद हो, तो वहाँ पे उस भवन पे इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। माने इस अधिनियम से वो आच्छादित नहीं होगा। पुनः दूसरा कार्य कि ऐसा कोई भवन जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था या उसमें निहित हो। तीसरा कार्य कि ऐसा भवन जो किसी सार्वजनिक पूर्ति या सार्वजनिक धार्मिक संस्था है या उसमें कोई निहित हो। चौथा कार्य कि ऐसा भवन जो किसी वक्फ, जिसमें वक्फ अलल औलाद भी सम्मिलित है, उसमें निहित है। ऐसा भवन जो फैक्ट्रीज अधिनियम 1948 के अधीन प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करने के लिए अभिप्रेत है, जहां ऐसी फैक्ट्रीज या संयंत्र भवन के साथ पट्टे पर दिया गया हो। और छठवां कह रहा है कि ऐसा भवन जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात किसी माल के निर्माण, परिरक्षण, प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए, या सिनेमा या थिएटर के प्रयोग के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है। लेकिन इसके अंतर्गत जो है सिनेमा या थिएटर से संलग्न कोई दुकान वगैरह है, उसको ये प्रोविजन में कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, मतलब उसको इस अधिनियम के तहत गौर किया जाएगा। सातवां कह रहा है कि ऐसा भवन जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान के रूप में प्रयोग किया गया है, जो सिनेमा थिएटर के रूप में नहीं है, या खेलकूद स्टेडियम भी है इसके अंतर्गत सम्मिलित है, उसको ये कह रहा है कि इससे आच्छादित होगा। यानी कि धारा 2 जो है के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार उस पर नहीं होगा। ऐसा भवन जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो और सोसाइटी या सहकारी समिति या कंपनी या फर्म के द्वारा निर्मित किया गया है और उसी द्वारा धारित है, और केवल अपने अध्यासन के लिए अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों को, चाहे किराए पर या बिना किराए के अध्यासन के लिए या अतिथि गृह के रूप में, ऐसे व्यक्तियों के अध्यासन के लिए प्रेरित है। मतलब जो फैक्ट्री सोसाइटी है वो रजिस्ट्रेशन उसी पे किया है और उसी के प्रयोजन से उसका प्रयोग किया जा रहा है, भले उसके एम्प्लॉय रहें या उसका कोई व्यक्ति रहे, तो उस पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अब लास्ट में उसके बाद कह रहे कि ऐसा भवन जिसका किराया 2000 रुपये से अधिक हो, मतलब जिसका 2000 रुपये से अधिक किराया होगा जिस मकान का, उसका ये अधिनियम लागू नहीं होगा, वो टीपीए पे लागू होगा। अब जो मेन क्वेश्चन हम लोग का इसमें पूछा गया है वो इस पॉइंट पे है कि ऐसा भवन जिस दिनांक को निर्माण पूरा हुआ है उस दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगी। एक तो सामान्य नियम है, और इसमें जो बात कही गई है प्रोविजो में कि जहां किसी भवन का निर्माण सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम या बैंक या किसी सहकारी समिति या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से ऋण या अग्रिम के रूप में प्राप्त निधि से सार्थक किया जाए, और ऐसे ऋण या अग्रिम के प्रतिदान की अवधि 10 वर्ष या अधिक हो, वहां 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष की अवधि ऐसे ऋण या अग्रिम ब्याज के वास्तविक समय के दिनांक समाप्त होने की अवधि जिसमें से जो भी कम हो माना जाएगा। मतलब चाहे तो वो 15 साल माना जाएगा, या तो उसका ऋण जो चुकाया जा रहा है, जो ऋण लिया गया है लोन लेकर के मकान बनाने के लिए, वह तिथि चाहे वो इसमें से जो कम हो। लेकिन
इसमें का भी एक प्रोविजो है कि परंतु यह भी कि जिस भवन का निर्माण 26 अप्रैल 1985 को या उसके पश्चात पूरा हो, वहाँ 10 वर्ष के स्थान पर निर्माण पूरा होने पर 40 वर्ष समझा जाएगा। तो ये जो मेन क्वेश्चन था उसमें यही है कि यदि उसका निर्माण हुआ है किसी इस तरीके से इस अधिनियम के प्रारंभ पर, तो 10 वर्ष माना जाएगा। लेकिन किसी बैंक द्वारा या सहकारी समिति द्वारा या किसी इस प्रकार का कोई बैंक है जिससे ऋण लेकर के वो मकान निर्मित है, तो या तो ऋण की अदायगी या उससे 10 वर्ष के स्थान पर जो 15 वर्ष समझा गया है, 15 वर्ष जो भी उसमें कम है उसको माना जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि यदि 26 अप्रैल 1985 को या उसके पश्चात कोई निर्माण हुआ है तो उसको 40 वर्ष समझा जाएगा, यानी कि 40 वर्ष तक इस अधिनियम का उस पर कोई लागू नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराएदार बेदखली का विनियम अधिनियम की धारा 21 के अधीन भवन की निर्मुक्ति के लिए भवन स्वामी द्वारा अपने किराएदार के विरुद्ध किए गए आवेदन में उस व्यक्ति को जो किराएदार का उप किराएदार है विपक्षी पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। भवन स्वामी की आवश्यकता उपयुक्त वास्तविक पाया जाता है। क्या मात्र किराएदार की तुलनात्मक कठिनाई पर विचार किया जाना चाहिए या उप किराएदार की तुलनात्मक कठिनाई पर भी विचार किया जाना चाहिए? यदि हाँ तो कब? देखिए, एक प्रकार से तुलनात्मक क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर यूपी रेंट एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें धारा 21 का उपधारा 4 है, परंतुक है। उसके साथ में जो बात कही गई है धारा 25 में उसको रिलेट करके देखना है। जो धारा 12(1)(b) है उसको भी ध्यान में रख करके देखना है। अब हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो जब 25 को हम पढ़ते हैं तो 25 में दो बातें कही गई हैं। ये कहा गया, हम चूँकि चर्चा किए हैं, आप लोग लोकल लॉ का जो मेरा प्लेलिस्ट पे है यूट्यूब पे चैनल पे उसको आप देख सकते हैं। उसमें पूरा लोकल लॉ जितना भी यूपी में पूछे जाते हैं सब पे मैंने समग्र वीडियो बनाया हुआ है। धारा 25 में दो बातें कही गई। एक तो सिकमी किराएदार नहीं रखा जाएगा, यदि रखा भी जाता है तो उसमें जिला मजिस्ट्रेट या जो मकान मालिक है उसके लिखित अनुमति से ही वो रख सकता है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लिखित अनुमति से उसको रखा गया है। अगर जो लिखित अनुमति से रखा गया होगा तो उसी प्रकार बल रखेगा जिस प्रकार से किराएदार को बेदखली की या निर्मुक्ति के लिए देखा जाता है। अब जो धारा 12(1)(b) कह रहा है वो ये कह रहा है कि यह प्रावधानित करती कि कोई भवन स्वामी अथवा किराएदार को भवन अथवा उसके किसी भाग को किसी ऐसे व्यक्ति को अधिभोग करने दिया है जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है तो भवन को रिक्त समझा जाएगा। मतलब चाहे तो वो किराएदार के रूप में हो या चाहे मकान मालिक के रूप में है। तो अगर जो किराएदार यहाँ कोई सिकमी किराएदार रख लिया है और अपना उसका कोई खुद का परिवार का सदस्य नहीं है और धारा 25 के नियमों को पालन नहीं किया है तो यहाँ पे वो उसका रिक्त मान लिया जाएगा। अब जब रिक्त मान लिया जाएगा और यहाँ निर्मुक्ति के आदेश को वैध भी समझा गया है, मतलब जो रीजनेबल है न्यायालय ने माना है, तो चूंकि क्वेश्चन इसमें जो बात कही गई है ना इसका यही है कि आपको तुलनात्मक अध्ययन करके देना होगा। अगर जो धारा 25 है 25 के इंटीग्रेंट्स को पूरा करता है किराएदार तब तो सुविधा का संतुलन कठिनाई की जो बात है उसको तुलनात्मक रूप से ध्यान में रखेगा न्यायालय, अन्यथा उसको 12(1)(b) के तहत रिक्त मान लिया जाएगा, उसका कोई रोल नहीं होगा। अब चूंकि एक प्रहलाद कुमार बनाम सिद्धार्थ का केस है 2013 का, उसमें कहा गया कि उप किराएदारी पर उठाने के प्रयोजनार्थ मकान मालिक की लिखित अनुज्ञा आवश्यक होती है। उप किराए पर उठाने के प्रयोजनार्थ मकान मालिक की मौखिक अनुज्ञा का कोई मायने नहीं है। न्यायालय को स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष अभिलिखित करना चाहिए कि 21 के परंतु 4 का लाभ किराएदार के साथ उप किराएदार को दिया जाना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से जो उपधारा धारा 21 का जो परंतु 4 है उसमें जो बातें कही गई उसका लाभ तभी उसको मिलेगा जब वो धारा 25 के इंटीग्रेंट्स को पूरा कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7A पे आते हैं। किसी भवन के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान क्या है और धारण सूची की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए क्या प्रक्रिया है? उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विवेचना करिए। देखिए, धारा 140 से लेकर के नगरपालिका अधिनियम जो है 160 तक में इसकी बातें कही गई हैं और मेनली जो हम लोग को इसका क्वेश्चन देना है वो 140 से लेकर के 147 तक में ही इसको पूर्ण कर लिया गया है। अब चूंकि जो 140 में बात कही गई है वो निर्धारण का आधार बता रहा है कि उसमें किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, तो उसमें दो बातें कही गई हैं कि पहला तो ये कहा गया कि यदि रेलवे स्टेशन होटल
कॉलेज, स्कूल, चिकित्सालय, कारखाना और अन्य ऐसा कोई भवन की दशा है तो भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे अनुलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गई धनराशि का 5% से अनधिक का अनुपात जिससे इस निमित्त बनाए गए नियम द्वारा निश्चित किया जाएगा ये होगा। तो जो भी अनुमानित किया जाएगा वो 5% लागत का जो है वो उसका वार्षिक मूल्य निर्धारण में ध्यान रखा जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है इसका कि किसी भवन या भूमि की दशा में जो खंड ए के उपबंधों के अंतर्गत न आती हो, सकल वार्षिक किराया जिस पर ऐसा भवन उसमें फर्नीचर या मशीनरी को छोड़कर या ऐसी भूमि वास्तव में पट्टे पर दी गई हो या जहां भवन या भूमि पट्टे पर न दी गई हो या नगरपालिका किराए में उचित मूल्य से कम रकम पर पट्टे पर दी गई हो तो वह सकल वार्षिक किराया जिस पर उसे युक्तियुक्त रूप से प्रतिवर्ष पट्टे पर दिए जाने की प्रत्याशा की जाती है तो उस पर जोड़ा जाएगा। और उसमें एक चीज़ और कहा गया है कि किंतु जहां नगरपालिका किराए में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपयुक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो, वहां नगरपालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकेगा। तो इस प्रकार से जो 140 है धारा 140 नगरपालिका अधिनियम का, उसमें बताया गया है कि अवधारण कैसे किया जाएगा। अब प्रक्रिया अब इसके बाद बताया गया है धारा 41 सारी 141 से लेकर के 143 तक में। तो 141 में ये कहा गया है कि उसमें भी दो प्रावधान है। पहला कह रहा है कि जब भवन या भूमि या दोनों पर कर अधिरोपित किया जाए तो नगरपालिका समय समय पर नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी भवन या भूमि या दोनों की एक कर निर्धारण सूची तैयार कराएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे। अब विवरण क्या होगा? मार्ग या मोहल्ले का नाम जहां संपत्ति स्थित हो। दूसरा कह रहा है संपत्ति का अभिधान या नाम से या संख्या से जो भी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो। तीसरा कह रहा है स्वामी और अध्यासी का नाम यदि ज्ञात हो। चौथा कह रहा है पट्टे पर देने का वार्षिक मूल्य या अन्य विवरण जो वार्षिक मूल्य अवधारित करे। और आखिरी कह रहा है कि उस पर निर्धारित कर की धनराशि क्या होगी ये। अब इसका जो उपधारा 2 है ये कह रहा है कि ऐसी कर निर्धारण सूची बनाने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका समय समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों या नहीं नियुक्त कर सकता है। और इस नियुक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति ऐसे प्रयोजन के लिए संबद्ध संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। अब जो इसके बाद जब 141 में ये बातें कही गई हैं कि इस तरीके से सूचीबद्ध कर दिया जाएगा या खुद नगरपालिका द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा, तब 142 में वो प्रक्रिया की बात कह रहा है कि 142 में कह रहा है कि जब सूची का जो प्रकाशन कर दिया जाता है 142 में जो भी ये 141 में सूचीबद्ध किया गया तो उसका प्रकाशन किया जाएगा। और फिर 143 में ये कह रहा है कि जो प्रकाशन होगा उस प्रकाशन में कम से कम 1 मास का समय दिया जाएगा और 1 मास की सार्वजनिक नोटिस होगी कि जो भी उस एरिया के व्यक्ति हैं जिनका मकान प्रभावित होता है वो व्यक्ति आवें और आपत्ति इस पर दाखिल करें कि उनका क्या इस तरह की आपत्ति है, इस पर सजेशन क्या होना चाहिए। और जब उनका कोई आपत्ति आता है तो उस पर अंतिम रूप से निश्चय करने के पश्चात उसको मान लिया जाएगा कि ये अंतिम रूप से ये निर्धारण कर दिया गया है और यही वार्षिक मूल्य है इसका। अब इसमें जो धारा 144 है इसका ये कह रहा है कि जो सूची है उसका अभिप्रमाणित किया जाएगा। मतलब जो 143 में अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है उसको 144 में प्रमाणित किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि धारा 143 के अधीन की गई सभी आपत्तियों का निस्तारण हो गया हो और उक्त धारा की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संशोधन कर निर्धारण सूची में कर दिए जाने पर तो उक्त सूची का अधिप्रमाणन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या धारा 143 के अधीन किसी समिति को या सरकार के या नगर पालिका के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन किए जाने पर ऐसी समिति के कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से या पूर्वोक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जाएगा। और सूची को इस प्रकार अधिप्रमाणित करने वाला या करने वाले व्यक्ति यह अभिप्रमाणित करेगा कि सम्यक रूप से की गई सभी आपत्तियों पर किए गए निर्णयों की अपेक्षानुसार सूची संशोधित कर दी गई है। मतलब ये फाइनल रूप से 144 में इसको अभिप्रमाणित कर दिया जाएगा और इस प्रकार अधिप्रमाणित सूची नगर पालिका कार्यालय में जमा कर दी जाएगी और तदुपरांत वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जाएगी। अब जो सूची है अब उसका कब पुनरीक्षण होगा तो इसके लिए धारा 145 कह रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार नई कर निर्धारण सूची 141 से
144 तक में विहित रीति से तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं वो धारा 145 के अनुसार 5 वर्ष है, लेकिन हमने प्री में देखा था कि जो क्वेश्चन का आंसर था उसमें 1 वर्ष माना गया। अब चूँकि हाई कोर्ट का अपना मनमानी है, आप कंप्लेन करते हैं लेकिन उसका आंसर वो उनके जो समझ में आता है वही मानते हैं, वो स्वयंभू के रूप में प्रयोग करते हैं अपने आप को। खैर हम इस विषय पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि 5 वर्ष लिखा है तो वहाँ भी आंसर 5 वर्ष ही होना चाहिए। अब चूँकि 1 वर्ष उसको माना गया है। खैर कोई बात नहीं, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं मेंस में उनको पुनः बधाई। लेकिन जिसका 1 नंबर से रुका होगा, अगर जो 5 वर्ष पे क्लिक किया होगा तो कहीं ना कहीं उसको खल रहा होगा कि मेरा 1 नंबर से रुक गया और हाईकोर्ट द्वारा इसको संशोधन नहीं किया गया। पुनः इसमें कह रहा है कि धारा 147 के अधीन किए गए किसी परिवर्तन या संशोधन और धारा 160 के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में प्रविष्टि प्रत्येक मूल्यांकन या कर निर्धारण नगरपालिका या उसके भाग में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात आगामी मास से प्रथम दिन तक विधिमान्य रहेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूर्ण होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बना है, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में अंतर्विष्ट विभिन्न दांडिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन ऐसे प्रावधानों में से प्रत्येक में बंद दंड क्या है। तो ये देखिए धारा 178 से लेकर के और 285 तक में इसका वर्णन किया गया है और ये पूरा का पूरा रटने वाला क्वेश्चन है। या तो दिमाग में आप बैठा लें, कहीं 15 रुपये का है, कहीं 100 रुपये का है, कहीं 20 रुपये का है, कहीं 25 रुपये का है, कहीं 1000 रुपये का है। तो इस तरीके से कहीं 205 है, कहीं 200 है, तो कहीं 500 है। तो इस तरीके से जुर्माना है और इसको रटने वाला है। आप लोग इसको एक बार अलग से पढ़ लीजिए। हालांकि ये हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा, लेकिन मेरिट बिगाड़ने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका हम एक वीडियो और बनाएंगे, थोड़ा सा समय मिलता है तो अगले हफ्ते में, जो कि इसमें कुछ अलग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इसका हमने अपने वीडियो में नहीं बनाया है, तो उसका मैं इस पर व्याख्या करते हुए अलग से वीडियो चाहूँगा बनाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे अगर जो हम इसका व्याख्या करने लगेंगे तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक्शनों को कवर कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायत पर बाह्य नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए कौन सा मानक है जिसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखिए पंचायत राज अधिनियम जो है 1947 की धारा जो 95 है और 96A है, 95 से लेकर 96A तक, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बाह्य नियंत्रण होता है राज्य सरकार का, और वो उसका एक प्रकार से अनन्य शक्ति के रूप में वो प्रयोग करता है राज्य सरकार। हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, थोड़ा सा हम इसको चर्चा कर देते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि राज्य सरकार धारा 95 के अधीन कि राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण की शक्ति क्या है। पहला है कि राज्य सरकार निम्नलिखित का निरीक्षण कर सकती है। पहला, ग्राम पंचायत या किसी संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रयुक्त या अध्यासित स्थावर संपत्ति। दूसरा है ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के निर्देशाधीन जारी निर्माण का कोई है, या ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के बही या लेखा। फिर ग्राम पंचायत संघ समिति या न्याय पंचायत से विवरण प्रतिवेदन या दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की मांग करना तथा उसका निरीक्षण करना। चौथा करा ग्राम पंचायत संयुक्त समिति के विचार के लिए ऐसा पर्यवेक्षण लिखित रूप में दर्ज कर सकती है जिसे वह उस ग्राम पंचायत की कार्रवाई या कर्तव्य के संबंध में उचित समझे। पांचवा करा ग्राम पंचायत संघ समिति या न्याय पंचायत के विरुद्ध जाँच आरोपित कर सकती है। छठवां है ग्राम पंचायत संयुक्त समिति MLC या न्याय पंचायत का विघटन यदि वे शक्ति के दुरुपयोग या कर्तव्य निर्वहन में विफल है या यदि इनका बने रहना लोकहित में नहीं है तब उसका विघटन कर सकती है। सातवां है कि जो 95(1) में है, मैं ग्राम प्रधान या सदस्यों द्वारा न्याय पंचायत के सरपंच, सहायक सरपंच या पंचों निम्नलिखित में से किसी के आधार पर उसको हटा सकती है राज्य सरकार। अब हटाने का क्या है, बिना उचित कारण के 3 लगातार बैठकों में उसकी अनुपस्थित रहना, कार्य करने से इनकार करना या कार्य करने में असमर्थ हो जाना, शक्ति के दुरुपयोग या कर्तव्य के पालन में निरंतर विफलता या लोकहित में अवांछनीयता। धारा 11A या धारा 11 के उपधारा 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या SC ST या OBC के सदस्य होने की मिथ्या घोषणा के आधार पर आरक्षण का अनुचित लाभ लेना, मतलब जो उसमें आरक्षण जिस ग्रुप में रहना चाहिए
उसका खुद का, जैसे कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और वो ओबीसी के श्रेणी में आकर के चुनाव लड़के जीत चुका है, तो इस तरीके का कोई किया गया है कार्य, तो उसको हटा सकता है। सहायक सरपंच या सरपंच का राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना। और चौथा है कि धारा 5(a) के अधीन किसी नियोक्ता का अधीन होना। तो इस तरीके से यदि कोई स्थिति बनती है तो उसमें राज्य सरकार उस व्यक्ति को हटा सकता है, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या प्रधान हो। अब क्वेश्चन इसका जो है 95(a) है के अनुसार, यदि किसी समय राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने अपने कर्तव्य पालन में चूक किया है, तो वह एक अवधि नियत करके उस कर्तव्य पालन के लिए लिखित आदेश देगी। यदि उक्त अवधि के भीतर कर्तव्य पालन नहीं किया जाता तो वरिष्ठ प्राधिकारी से यह कर्तव्य पालन कराएगी और कर्तव्य पालन में हुआ व्यय का भुगतान ग्राम निधि से दिलवाएगी। पुनः धारा 96 है, कर्तव्य कार्यवाहियों का प्रतिषेध, यानी कि नियत प्राधिकारी या राज्य सरकार सूचना पर स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति या उसके अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादित योग्य कार्रवाई को प्रतिषेध कर सकेगी यदि उसकी राय में जनता या विधिपूर्ण रूप से सेवायोजित व्यक्ति या समूह को वाया क्षोभ की संभावना है या जिसे मानव जीवन, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा को संकट हो या बलवा दंगा होने की संभावना हो या बीमारी अन्यथा कार्य करने में असमर्थ हो, वहाँ विहित प्राधिकारी प्रधान के समस्त शक्तियों कर्तव्यों का पालन करेगा। पुनः जहाँ प्रधान का पद किसी कारण रिक्त हो या कार्य करने में असमर्थ हो, वहाँ विहित प्राधिकारी जब तक प्रधान का पद भरा न जाए या असमर्थता दूर न हो जाए तब तक कार्य करेगा और उसकी शक्तियों का पालन करने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों में से किसी को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन इसको पूर्ण किया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 95 से लेकर 96(a) तक, जिसको पढ़ लेना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 8(b) है, जब प्रधान का पद रिक्त हो तो उसकी शक्तियाँ और कर्तव्यों को प्रयोग के लिए व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में क्या ढंग है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो देखिए अभी हमने चर्चा किया था, इससे आकस्मिक रिक्ति यदि 12H में होता है या अस्थायी रिक्ति कोई 12J में होता है तो उसमें दो बातें कही गई हैं कि यदि 6 महीना के पहले की स्थिति है, मतलब जो कार्यकाल है और उसका शेष अवधि मात्र 6 महीना ही है, तो 6 महीना तक तो जो नियत प्राधिकारी कार्य करेंगे, लेकिन उसका जो नया गठन होगा या उसकी नियुक्ति होगी तो उसमें उसके कार्यकाल तक के लिए नहीं होगा, मतलब वो नए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कार्यकाल के बीच में ही कोई उसकी रिक्ति हो जाती है किसी कारण से, चाहे पद से हटाया जाता है या आकस्मिक रिक्ति हो जाती है मृत्यु के कारण या वो त्यागपत्र दे देता है, तो शेष अवधि के लिए नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी, माने चुनाव किया जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9(a), उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4(2) के अधीन जारी अधिसूचना का परिणाम विभिन्न है, उन विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए जो अधिसूचना के प्रकाशन पर प्रभाव डालते हैं। देखिए हमने इस विषय पर भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चकबंदी अधिनियम की धारा 5 का पूरा वर्णन करना है, साथ में आप 49 का भी वर्णन कर देंगे, साथ में धारा 6 का भी वर्णन कर देंगे, साथ में आप धारा 52 में जो वो बताए गए हैं कि रिट याचिकाओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये भी आप बताएंगे 45(a) में कि यदि धारा 4(2) के जो ये हैं उसका उल्लंघन किया जाता है, जो नोटिफिकेशन है 5(2) में जो बातें कहीं 1B में, तो उसके लिए 1000 का दंड भी है। तो इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन का आप आंसर पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन और है, इसमें 9(b) कर क्या उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4(2) के अधीन अधिसूचना जारी करने के बाद भूमि प्रबंधक समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम मैंने UPZD एक्ट की धारा 195 197 के अधीन पट्टा अनुज्ञात कर सकती है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन है और इसमें 2 केस दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि प्रेम सिंह बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन आगरा 2004 का मामला है के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पारित किया कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4(2) केवल योग्यकारी प्रावधान है जो सहायक चकबंदी अधिकारी को चकबंदी के समय किसी जोत का मूल्यांकन निर्धारण करके ग्राम सभा को आवंटित करने में सहायता करता है, किंतु उक्त प्रावधान उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 195 197 के अंतर्गत आवंटन प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो एक तो ये आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन रामदयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक मामला है कि इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि जमींदारी उन्मूलन की धारा 198 195 197 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की भूमि आवंटित करने में वरीयता का क्रम निर्धारित करता है
अन्य कोई प्रावधान पद अत्यधिक व्यापक है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं आरोपित करता है, अपितु इस खंड पर तब विचार किया जाना चाहिए जब सभी अहर्ह व्यक्तियों को आवंटन के लिए पहले ही विचार किया जा चुका है। तो मतलब कुल मिला के इसका ये है कि जो इस क्वेश्चन है कि भूमि प्रबंधक समिति आवंटन कर सकता है भले ही चकबंदी अधिनियम के तहत कोई ऐसी उद्घोषणा जारी की गई है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10A है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में अंतर्भित दंडिक प्रावधान क्या है, इस अधिनियम के अपराधों का शमन करने के लिए ढंग प्रक्रिया क्या है, सुसंगत प्रावधानों के उल्लेख करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी ये रिपीट कर रहा है, हमने भी इसमें पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें धारा 26 से लेकर के और धारा 30 तक का वर्णन आपको करना है। 32 में बताया गया है कैसे अपराधों का उपशमन होता है। तो उसमें कभी भी बताया गया है कि निर्णय आने से पूर्व कोई मामला अगर विचाराधीन है न्यायालय में इससे अधिनियम से संबंधित कोई अपराध का, तो चाहे तो वाइस चेयरमैन या उसके निमित्त कोई व्यक्ति उसका उपशमन कर सकता है। बाकायदे जुर्माना जो उसमें बातें कही गई जुर्माना लेकर के उपशमन उसका कर सकता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पूर्व में भी वीडियो में बता दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है बहुत इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में इसका क्वेश्चन है 10B, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के उन संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए जिसके अधीन राज्य सरकार विकास प्राधिकरण पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करती है। देखिए इस विषय पर हमने वीडियो नहीं बनाया है और इसका थोड़ा हम चर्चा कर दे रहे हैं। इसमें जो बातें कही गई हैं ये कह रहा है कि धारा 22, 41 और 42 से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। धारा 22 में ये कह रहा है कि लेखा और संपरीक्षण अधिनियम की धारा 22 राज्य सरकार को संपरीक्षक द्वारा स्थानीय कोष लेखा का संपरीक्षण करने के लिए सशक्त करता है। राज्य सरकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश अथवा नियंत्रक एवं महालेखाकार भारत सरकार अथवा किसी अन्य लेखाकार को ऐसे दस्तावेजों एवं शर्तों के अधीन जैसा कि उसके और राज्य सरकार के बीच सहमति हो संपरीक्षण हेतु प्रभार सौंप सकती है। तो इस प्रकार से धारा 22 में बात कही गई है। और धारा 41 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 41 राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर नियंत्रण की व्यवस्था करती है, जो कि इस तरीके से है। पहला है प्राधिकरण के चेयरमैन या उप चेयरमैन के कृत्य के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कुशल प्रशासन के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को बाध्यकारी बनाता है। दूसरा है यदि राज्य सरकार और प्राधिकरण के बीच में शक्तियों और कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। तीसरा है राज्य सरकार आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से प्राधिकरण चेयरमैन या उप चेयरमैन द्वारा निस्तारित अथवा आदेश पारित किसी मामले में के अभिलेख पारित किए गए आदेश या निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में अपना समाधान करने हेतु अभिलेख मंगाकर ऐसा आदेश या निर्देश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। और लास्ट में धारा 42 कह रहा है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी महायोजना के लागू किए जाने से संबंधित कोई रिपोर्ट विवरणी या अन्य सूचनाएं प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी से मांग सकता है। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भूमि पर यह सुनिश्चित करने के हेतु कि महायोजना के उपबंध ठीक तरह से लागू किया गया है या किया जा रहा है अथवा नहीं अपने सहायकों या कर्मचारियों के साथ बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है। तो इस तरीके से जो राज्य सरकार की पावर बताई गई है ये 3 धाराओं में यहाँ उल्लेख किया गया है। मैं एक बार और देख लूँगा कि अन्य धाराओं में भी इसकी व्यवस्था है कि नहीं, इस विषय पर भी मैं एक अलग से वीडियो अगले हफ्ते में बना दूँगा। तो हम लोग का जो 2012 का है सारे पेपर लगभग समाप्त होते हैं। अब हम लोग इसके बाद 2014 का जो पेपर है उसको देखा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या आए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर देखिए, अन्य लोगों को भी शेयर करिए क्योंकि व्यूअर देख रहे हैं कि आजकल कम है या हो सकता है कि डेट ना आने की वजह से शिथिलता है, जो भी कारण हो सकता है। लेकिन जो रेगुलर व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं निश्चित रूप से वो इसका लाभ ज़रूर पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।